जेपीएससी की तैयारी करने वाले सभी गंभीर एस्पिरेंट्स जानते हैं कि अर्थशास्त्र ये सिर्फ एक विषय नहीं है, ये आपकी सफलता की एक मजबूत नींव है। आज की इस मास्टर क्लास का हमारा लक्ष्य यही है कि अर्थशास्त्र की हर एक बुनियादी अवधारणा, हर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझें कि आपकी नींव बिल्कुल, जिसे कहते हैं, अनशेकेबल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे अर्थशास्त्र की बुनियाद और इसकी परिभाषा से। फिर हम समझेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र की मूल समस्या क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम इसकी दो मेन ब्रांचेस, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे। फिर उत्पादन के 4 स्तंभों को जानेंगे, अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स को समझेंगे और आखिर में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। एक सिस्टमैटिक जर्नी होगी जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की मजबूत इमारत खड़ी करने के लिए उसकी नींव के पत्थर यानी उसके जो कोर वर्ड्स हैं, उनका मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। और इकोनॉमिक्स में ये जो अंतर हम अभी समझने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कहूंगा ये बेसिक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहीं से आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग का स्ट्रक्चर बनेगा। तो सवाल आता है, सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल सवाल, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, है ना? पर एक जेपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर इनके बीच का जो बारीक सा फर्क है, उसे जानना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। इस फर्क को समझने का सबसे आसान तरीका आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से देखिए। एक तरफ है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ये क्या है? ये है सिद्धांत, ये थियोरी है। ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हम नियमों को, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। ये है व्यवहार, ये प्रैक्टिस है। ये उन सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसको एक और तरीके से समझिए। मान लीजिए अर्थशास्त्र एक किताब है जिसमें सारे नियम लिखे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था या अमेरिकी अर्थव्यवस्था उस किताब का जमीन पर असल दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन है। बस इतना याद रखिए, इकोनॉमिक्स सिद्धांत है और इकोनॉमी व्यवहार। ठीक है, तो अब हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का फर्क समझ गए हैं। अब चलते हैं उस सवाल की ओर कि आखिर इस इकोनॉमिक्स विषय की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसका जन्म क्यों हुआ। ये एक मूल समस्या से निकला है और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से समझें, क्योंकि पूरे अर्थशास्त्र का जो एसेंस है, जो सार है, वो इसी एक आइडिया पर टिका हुआ है। बहुत से लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, शेयर बाजार, बजट। नहीं, इसके कोर में, इसके दिल में इकोनॉमिक्स है चयन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ चॉइस। ये इस बात की साइंस है कि कैसे एक इंसान, एक समाज या एक देश अपने लिमिटेड मीन्स के अंदर बेस्ट पॉसिबल चॉइस करता है, कैसे निर्णय लेता है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा असीमित इच्छाएं यानी अनलिमिटेड वांट्स। सोचकर देखिए, क्या हमारी इच्छाएं कभी खत्म होती हैं? कभी नहीं। एक जरूरत पूरी होती है तो 10 नई खड़ी हो जाती हैं। आज साइकिल चाहिए, कल बाइक, फिर कार, फिर बड़ी कार। ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। यह है प्रॉब्लम का पहला हिस्सा। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड हैं, पर उन्हें पूरा करने के जो साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं। पैसा, समय, जमीन, पेट्रोल, ये सब कुछ सीमित मात्रा में ही तो है। ये स्कैर्स हैं। हर किसी को हर कुछ नहीं मिल सकता। ये है प्रॉब्लम का दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा। और अब आता है तीसरा हिस्सा, जो इस समस्या को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। वो है वैकल्पिक उपयोग यानी ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, उसके एक से ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लीटर दूध है। अब ये दूध एक लिमिटेड रिसोर्स है। इससे आप चाय भी बना सकते हैं, दही भी जमा सकते हैं या फिर मिठाई भी बना सकते हैं। अब आपको चुनना पड़ेगा, आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि इस 1 लीटर दूध का सबसे बेहतर इस्तेमाल क्या है। और बस यही जो चुनने की समस्या है, अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यहीं से अर्थशास्त्र का जन्म होता है। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस, इन्हीं तीनों को मिलाकर महान अर्थशास्त्री लायनल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स की सबसे सटीक और एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों और असीमित इच्छाओं के बीच संबंध का अध्ययन करता है।
बेसिकली ये साइंस इस बात को स्टडी करती है कि इंसान इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। और हाँ, जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम इकोनॉमिक्स की कोर प्रॉब्लम समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि स्टडी को आसान बनाने के लिए इसे किन दो मेन ब्रांचेस यानी शाखाओं में बांटा गया है। ये क्लासिफिकेशन साल 1933 में इकोनॉमिस्ट रागनार फ्रिश ने किया था। ये नाम और साल दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। पहली ब्रांच है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखिए, माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है छोटा। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। यह इकोनॉमी की छोटी छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है, जैसे कि एक अकेला कंज्यूमर, एक परिवार या एक सिंगल कंपनी। एक कंज्यूमर कोई चीज़ क्यों खरीदता है, किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती हैं, एक पेन की कीमत कैसे तय होती है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल हैं। और दूसरी तरफ है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो शब्द आया है ग्रीक के मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है बड़ा। तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स की बात नहीं करता, ये पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मानकर एज अ होल देखता है। इसमें हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, जैसे पूरे देश की राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी, देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, सरकार का बजट, फिस्कल पॉलिसी। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का डोमेन है। ये टेबल इन दोनों के फर्क को और भी ज्यादा साफ कर देता है। देखिए, माइक्रो का फोकस है इंडिविजुअल यूनिट पर, जबकि मैक्रो का फोकस है पूरी इकोनॉमी पर। माइक्रो डील करता है डिमांड, सप्लाई, प्राइस जैसी चीजों से, वहीं मैक्रो डील करता है जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट से। पर एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है इनका दूसरा नाम। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी या कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यानी आय और रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं। और अब एक जेपीएससी ट्रिक, इसको गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है। सवाल अगर आता है कि एक सिंगल किसान की इनकम की स्टडी किसमें होगी, तो जवाब है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सवाल आता है कि भारत के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टडी किसमें होगी, तब जवाब होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि अब हम पूरी इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से की बात कर रहे हैं। बस ये फर्क समझ गए तो एक सवाल पक्का। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमी के इंजन की, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी प्रोडक्शन को चलाती हैं। कोई भी सामान हो या कोई भी सर्विस, उसको बनाने के लिए हमें 4 बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं को हम उत्पादन के 4 स्तंभ या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इनके बिना लिटरली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 4 स्तंभ हैं भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल और उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप। अब एक एक करके समझते हैं। पहला, भूमि। इसका मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब है सारे नेचुरल रिसोर्सेज, खनिज, पानी, जंगल, सब कुछ, और इसके इस्तेमाल के बदले जो रिवॉर्ड मिलता है उसे कहते हैं लगान यानी रेंट। दूसरा, श्रम यानी इंसान की मेहनत, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, इसके बदले मिलती है मजदूरी यानी वेजेस। तीसरा है पूंजी यानी मैन मेड रिसोर्सेज, जैसे मशीनें, टूल्स, पैसा, इसके बदले मिलता है ब्याज यानी इंटरेस्ट। और चौथा और सबसे जरूरी, उद्यम। ये वो रिस्क टेकर है जो इन तीनों को एक साथ लाता है, प्रोडक्शन करता है और बदले में कमाता है लाभ यानी प्रॉफिट। जैसे एक समोसे की दुकान, आलू मैदा भूमि से मिले, बनाने वाला श्रम है, कढ़ाई गैस पूंजी है, और जो दुकान चला रहा है, रिस्क ले रहा है, वो उद्यमी है। ये जो प्रतिफल वाला कॉलम है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम आते हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स पर। आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में तो सुना ही होगा, पर जेपीएससी लेवल पर हमें सिर्फ 3 नहीं बल्कि 5 सेक्टर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखिए, पहला है प्राइमरी सेक्टर, जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, जैसे खेती या खान से कुछ निकालना। इसमें लगे लोगों को रेड कॉलर जॉब्स कहते हैं। फिर है सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना या कपास से कपड़ा बनाना। मैन्युफैक्चरिंग इसी में आती है। यहाँ ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं। तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग, ये सब सेवाएं हैं। यहाँ व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। अब आते हैं एडवांस सेक्टर्स पर। चौथा है क्वाटरनरी सेक्टर। ये नॉलेज बेस्ड है,
R&D, IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सबसे ऊपर 5वां है क्वीनरी सेक्टर। इसमें टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन्हें गोल्ड कॉलर जॉब्स कहते हैं। यहाँ एक पॉइंट पर मैं आपका खास ध्यान चाहता हूँ। ये JPSC का एक फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में। माइनिंग यानी खनन, ये किस सेक्टर में आता है? ज़्यादातर लोग इसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी समझकर सेकेंडरी सेक्टर में डाल देते हैं, जो कि गलत है। माइनिंग एक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हम सीधे ज़मीन से रिसोर्स निकाल रहे हैं। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब हम अपने आज के डिस्कशन के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज को हम इस आधार पर बांटते हैं कि वहां रिसोर्सेज पर कंट्रोल किसका है, सरकार का या प्राइवेट लोगों का। इस आधार पर 3 मेन इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। यहाँ ओनरशिप प्राइवेट हाथों में होती है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और कीमतें मार्केट की डिमांड और सप्लाई तय करती है, जैसे USA। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर बेस्ड है। यहाँ ओनरशिप सरकार की होती है, मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, और कीमतें भी सरकारी तय करती है, जैसे पुराना USSR। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस पर जेम कीन्स का प्रभाव रहा है। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट, यानी सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर काम करते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा देश भारत। अगर भारत की बात करें तो हमने 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऑफिशियली मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया था। तो हमारे इकोनॉमी का नेचर क्या है? ये मिक्स्ड है और साथ ही डेवलपिंग भी है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना है तो देखिए, एक तरफ आपको सरकारी राशन की दुकान दिखेगी जो सोशलिज्म का एलिमेंट है, और उसी के बगल में आपको एक बड़ा सा प्राइवेट शॉपिंग मॉल भी दिखेगा जो कैपिटलिज्म का एलिमेंट है। ये दोनों का साथ में होना ही मिक्स्ड इकोनॉमी की पहचान है। चलिए, तो हमने आज काफी कुछ सीखा। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं उन पॉइंट्स का जो JPSC प्रीलिम्स के लिए सुपर फैक्ट्स हैं। ये वो वन लाइनर्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थियरी। फैक्ट नंबर 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। फैक्ट नंबर 3, माइनिंग यानी खनन सेकेंडरी नहीं प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 4, भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड और डेवलपिंग है। एंड फैक्ट नंबर 5, कैपिटलिज्म के जनक है एडम स्मिथ। ये पांचों फैक्ट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। अब देखते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमें कितना याद है। पहला सवाल, राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति यानी नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन की स्टडी इकोनॉमिक्स की किस ब्रांच में आती है? सोचिए, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन ये किसी एक व्यक्ति के मुद्दे हैं या पूरे देश के? पूरे देश के, तो बड़े मुद्दे यानी सही जवाब है B, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा सवाल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल यानी पूंजी का रिवॉर्ड क्या कहलाता है? याद कीजिए वो टेबल। लैंड का रिवॉर्ड था रेंट, लेबर का वेजेस, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, तो कैपिटल का रिवॉर्ड क्या था? बिल्कुल सही, इसका जवाब है C, इंटरेस्ट यानी ब्याज। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे JPSC में आपका सिलेक्शन भी उतना ही स्ट्रांग होगा।